हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो जी हां, आप सभी के फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन, जी हां लाइव प्रिपरेशन हम आपको यहां पर हर रोज प्रोवाइड करवा रहे हैं। और आज हम लेकर आ गए हैं सीरीज आपके लिए 314 नंबर, और इस सीरीज 314 में हम आपको करवाने वाले हैं 101 लाइनर क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस रहेंगे शारीरिक रचना और क्रिया विज्ञान से रिलेटेड। जी हाँ, यहाँ पर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड हम आपको क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, जो आपके हर एक एग्जाम्स में काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए करते हैं आज के 100 लाइनर क्वेश्चंस। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शरीर की मूलभूत संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई का नाम लिखे। जी हाँ, यहाँ पर जो हमारा शरीर है वो किससे बना होता है? सीधी सी भाषा में क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो ये है सेल। जी हाँ, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं रहती हैं। मसल्स की कोशिकाएं अलग हैं, ब्लड सेल्स की अलग रहती हैं। इसके साथ में जो आपका हड्डियों का ढांचा बनता है, सबके अंदर अलग अलग सेल्स पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो हमारे शरीर का निर्माण करती हैं। और इन्हीं के अंदर जी हाँ, हमारा जो सबसे अगर हम बात करें कि जो ऊर्जा का निर्माण है वो होता है कोशिका में। इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि पाचन तंत्र को परिभाषित करें। जी हाँ, अगर आपसे सीधी सी भाषा में पूछ लिया जाए कि पाचन तंत्र आप किसको कहेंगे, तो जी हाँ, यहां पर पाचन तंत्र आप कहेंगे जो भोजन के अंतःग्रहण से लेकर मल त्याग तक एक तंत्र जिसमें अनेकों ग्रंथियां सम्मिलित रहती हैं, सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं, यह तंत्र पाचन तंत्र कहलाता है। जी हाँ, आप यहाँ पर इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जो मुंह से लेकर आपका, जी हाँ, और आपका जो लास्ट में जो गुहा द्वार है, गुहा द्वार आप कह सकते हैं एनएस, जी हाँ, जहां से आपका टॉयलेट बाहर निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुंह से लेकर आपका गुहा द्वार तक का जो रास्ता है उसको कहा जाता है पाचन तंत्र। जी हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। और अगर आपसे क्वेश्चन ये कर लिया जाए कि मुंह से लेकर जो आपका गुहा द्वार है यहाँ तक का जो है, इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको कौन सी कैनाल कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हम मुंह से अगर बात करें तो मुंह के अंदर आपकी जीभ है, जिसके अंदर अलग अलग आपके टेस्ट बड्स होते हैं, लगभग 10,000 के करीब टेस्ट बड्स होते हैं, और जो आपको स्वाद के बारे में बताते हैं। उसके बाद में है आपके दांत, 4 प्रकार के दांत हैं, मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन और यहाँ पर सीजर। और इसके बाद में आता है आपका आइसोफेगस। आइसोफेगस में जी हाँ, यहाँ पर आपकी मसल्स ऐसे काम करती है कि जो आपका खाना आप खाते हैं वो वाटर आपके गोले के रूप में आपके स्टमक में जाता है, और स्टमक में जाने से पहले आपके मुंह में होती है सिलेवरी ग्लैंड्स। जी हाँ, तो ये सिलेवरी ग्लैंड्स आपका जो खाना है इसको पचाने का काम करते हैं, और फिर उसके बाद में आपका स्टमक से होता हुआ आपका इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आपका जो खाना है वो एक गति के साथ में अपना रास्ता है तय करता है और आपको ऊर्जा देने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है कि जो स्वर्णी पेशियां हैं उनका काम क्या होता है। तो स्वर्णी पेशियां, जी हां, यहां पर जो स्पिंचर मसल्स है उनका काम क्या है। तो जो स्पिंचर मसल्स है इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो ये आपकी स्पिंचर मसल है, एक तरह से जो आपका खाना होता है उसको आगे धकेलने का काम करती है, और जो आपके खाना है उस खाने के अंदर जो भी आपके भोजन के पोषक तत्व होते हैं उनकी गति को नियंत्रित करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है कि पाचन तंत्र में सम्मिलित ग्रंथियों के नाम लिखिए। देखिए, सबसे पहले आती है आपकी यहां पर लार ग्रंथि। जी हां, जो मुंह के अंदर है, 3 आपके पेयर के अंदर रहेगी, टोटल 6 होती हैं, जो आपके खाने के अंदर जो भी आप खाना खाते हैं उस खाने में आपका सलाइवा मिलाने का काम करते हैं। फिर है आपकी सबसे बड़ी अगर ग्रंथि की बात करें तो ये है यकृत ग्रंथि। जी हाँ, लीवर। लीवर का जो वजन है वो लगभग आपका 1.5 kg, जी हाँ, लगभग 1.5 किलोग्राम की ये रहती है। और उसके बाद में जो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड की अगर हम बात करें तो ये रहेगी आपके अग्नाशय। जी हाँ, तो यहाँ पर ये अग्नाशय आपके खाने के अंदर जो इंसुलिन की मात्रा है उसको निर्धारित
करेगी और जैसा जैसा आप खाना खाएंगे उस खाने को पचाने का काम करेंगे। यकृत है बाइल जूस बनाएगा और वो जो बाइल जूस है आपका खाना डाइजेस्ट करने का काम करता है। और यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ अगर हम बात करें तो 95% है वो खाना आपके लार्ज इंटेस्टाइन्स में 5% रहेगा और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें आपका 95% खाना है वो हजम हो जाता है। मीन्स यहाँ पर जो न्यूट्रिशन है ऑब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि कृदंत दांत क्या काम करते हैं। जो कृदंत दांत है ये आपका कुतरने का काम करते हैं, काटने का काम करते हैं। जी हाँ, देखिए काटने का काम करते हैं वो कहलाते हैं आपके कृदंत। आप इसको कह सकते हैं कि जो आपके यहाँ पर सीजर दांत होते हैं, ठीक है, जो सीजर हैं वो आपके यहाँ पर काटने का काम करते हैं। कैनाइन है वो चीरने का काम करते हैं, फाड़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि आमाशय के कितने भाग होते हैं। तो आमाशय है उसको 3 भाग में डिवाइड किया गया। जी हाँ, आमाशय जो आपका स्टमक है जिसके अंदर आपका खाना लोड होता है, आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि एक इसकी इलास्टिसिटी होती है आपके स्टमक की। और इसका जो सबसे पहला पार्ट है ये है कार्डियक। चलिए मैं एक बार थोड़ा सा आपको बना के बता देता हूँ। देखिए ये सपोज कीजिए कि आपके ऊपर से आ रही है यहाँ पर आइसोफेगस और आइसोफेगस के ठीक साथ में ऐसे ये आपका बिल्कुल ये ऐसे आपका एक स्टमक बनेगा और यहाँ पर आपकी जो इंटेस्टाइन है वो जुड़ी हुई इसके अंदर रहेगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है जो आपके हार्ट के साथ में लगा रहता है इसको कहते हैं कार्डियक पार्ट। ठीक है, और फिर है आपका मेन पार्ट, ठीक है, और फिर है आपका फंडस। तो ये आपके 3 पार्ट इसके अंदर रहते हैं जो आपका खाना पचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है आपसे ये कि पाचित भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है। तो जो पाचित भोजन का मतलब है जो पच गया है। जी हाँ, जो पच गया है उस भोजन के अंदर से जो आपके न्यूट्रिशंस है उनका ऑब्जॉर्प्शन है छोटी आंत के अंदर, जी हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। और वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 95% जो न्यूट्रिशंस है वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऑब्जॉर्ब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया आपसे ये कि शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ ये है आपकी लीवर। और लीवर का वेट रहता है आपका 1.5 हैप्टिक सेल्स की बनी होती है। और इससे रिलेटेड जो आपकी डिजीज है वो रहेगी आपकी लीवर सिरोसिस, जॉन्डिस और आपका हेपेटाइटिस। ठीक है, और ये हैप्टिक सेल्स की बनी रहेगी। और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें जो अपने आप को रिफॉर्म करने की जो कैपेबिलिटी होती है, रिफॉर्म कैपेबिलिटी इसकी अगर हम बात करें तो 80% अगर आप अपना लीवर डोनेट कर देते हैं तो 20% लीवर है वो अपने आप को जनरेट कर सकता है, बना सकता है। तो ये आप इसको कह सकते हैं हिंदी में इसको कहा जाता है मेरे हिसाब से पुनरुद्भवन। जी हाँ, अपने आप को दोबारा से निर्माण करने की जो शक्ति है वो सबसे ज्यादा अगर बात करें हम तो ये है आपकी किसकी, लीवर की, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि टाइलिन एंजाइम कौन सी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। तो टाइलिन है वो आपकी लार ग्रंथि के द्वारा बनता है। 3 आपकी टोटल पेयर के अंदर ये रहती हैं, इतना याद रखिएगा। टोटल ये 6 हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें तो लार है आपका जो सलाइवा है उसके अंदर 99% आपका रहता है पानी की मात्रा और 1% आपका टाइलिन रहता है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे जो खाना जो आप लेते हैं उस खाने के अंदर जो आपका न्यूट्रिशंस है उनमें से जो टाइलिन है वो किसको पचाने का काम करता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो टाइलिन है वो स्टार्च को पचाने का काम करता है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। तो स्टार्च को पचाने का काम टाइलिन का रहता है। ठीक है, आप एक तरह से कह सकते हैं कि जो खाना आप खाते हैं वो मुंह में ही आपका पचना शुरू हो जाता है, माउथ के अंदर ही, उस माउथ कैविटी के अंदर ही उसका पाचन शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि स्वर यंत्र में कितनी उपास्थि पाई जाती है। देखिए दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। देखिए एक रहता है आपका नाम लिखा हुआ अस्थि और दूसरा है हमारे पास में उपास्थि। अस्थि जो होती है उसको हम कहते हैं बोन और जो उपास्थि है आप ये कह सकते हैं कि ना तो वो हड्डी रहती है और ना ही लिगामेंट, ना उसको हम टेंडन कहेंगे। उपास्थि है वो कार्टिलेज की बनी होती है, याद रखिएगा कार्टिलेज की बनी होती है। जो आपका यहाँ पर स्वर यंत्र है, स्वर यंत्र का मतलब है एपिग्लोटिस वाल है, उसके अंदर टोटल 9 आपके कार्टिलेज रहते हैं। कितने? 9 कार्टिलेज रहते हैं जो आप जो भी बोलते हैं उसका आप ये कह सकते हैं कि वो एपिग्लोटिस वाल, उसके अंदर 9 ये उपास्थि आपकी काम करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है
कि मनुष्यों की श्वास नली में श्लेष्मा का निर्माण कौन करता है। श्लेष्मा का मतलब है म्यूकस का जो निर्माण होता है वो कौन करता है। तो यहाँ पर जो आपकी मनुष्य है, या आप ये कहिएगा कि जो हमारी ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया के अंदर जो एपिथीलियल जो टिश्यूज होते हैं वो क्या करते हैं, श्लेष्मा का निर्माण करने का काम करते हैं। देखिए हमारी जो हमारी विंड पाइप होती है, उस विंड पाइप की दीवारों पर आप ये कह सकते हैं कि मेम्ब्रेन रहती है, और उस मेम्ब्रेन में म्यूकस लगातार बनता रहता है। म्यूकस बनेगा तो मेनली आपका जो श्वास नली है उसके अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल है वो आपके फेफड़ों में नहीं पहुंचेगा। और आपने देखा भी होगा कि आपकी नाक से जो चिपचिपा पदार्थ है, जो एक फ्लूइड के तौर पे निकलता रहता है, वो मेनली होता क्या है, वो है आपका म्यूकस। और म्यूकस का काम होता है कि जो बाहर से हवा एनवायरनमेंट से हम अंदर ले रहे हैं उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करना, प्लस में जो डस्ट पार्टिकल है एयर के अंदर जो आ गए हैं उनको वहीं पे चिपका के रखे और उसको शरीर से बाहर करने का काम करे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और जी हाँ शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर लगातार आप सबके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए हम क्लासेज है शुरू कर चुके हैं। लाइव क्लासेज रहेगी सभी के लिए, कोई चार्जेस किसी भी तरह का नहीं है। सामान्य व्यक्ति में कितना रक्त पाया जाता है, तो रक्त पाया जाता है ये है 5 लीटर। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा लिखा हुआ कहीं पर 5 से 6 लीटर। ठीक है, तो 5 से 6 लीटर की जो ब्लड की अमाउंट रहती है। अब एक क्वेश्चन हमारे सामने ये भी आता है कि हम डॉक्टर के पास में जब भी हम अपना ब्लड चेक करवाने के लिए जाते हैं, जब हमें अपना ब्लड ग्रुप पता चलता है, और या फिर हम अपना ये देखते हैं कि हमारे अंदर ब्लड की अमाउंट कितनी है, तो डॉक्टर हमें ये बोलता है कि आपके अंदर ना 13 ग्राम है या फिर 14 ग्राम है, या फिर ये बोलता है कि भाई आपके अंदर तो 11 ग्राम ब्लड है, मीन्स आपके अंदर कम है। तो एक्चुअल में ये होता क्या है, जो 12 ग्राम 13 ग्राम डॉक्टर हमको अमाउंट बताता है, ये एक्चुअल होता है क्या है, ये है आपका हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्या है, हीमोग्लोबिन है। इसको आप हीमोग्लोबिन कहिएगा। हीमोग्लोबिन एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि एक तरह का ये प्रोटीन है, और जो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। जी हाँ, मेनली जो आपका आरबीसीज है, आरबीसीज की मात्रा जितनी होगी, आरबीसीज का मतलब है रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स जितनी अच्छी मात्रा में होंगे उतने ही अच्छा आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन रहेगा, और हीमोग्लोबिन की अमाउंट जितना अच्छी रहेगी उतना ही आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो अच्छी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बिंबाणु का जीवन काल कितना होता है। बिंबाणु का मतलब है प्लेटलेट्स। तो जो प्लेटलेट्स है उनका जीवन जो है, यहाँ पर देखिए 10 दिवस का लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ये 10 से 12 भी हो सकता है किसी के अंदर, और किसी के अंदर 10 से 15 भी हो सकता है। ठीक है, आप इसको ऐसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा, और देखिए आजकल जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड तो क्या कहेंगे, देखिए ट्रेंड तो होता है कि कोई चीज़ है बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पॉजिटिव वे में चल रही है, लेकिन नेगेटिव वे में जो आजकल चल रहा है वो है जी हाँ डेंगू। और डेंगू का भी भाई आप ऐसा रूप देख सकते हैं कि डॉक्टर के पास में जाते हैं, फीवर बताया जाता है, अचानक से पेट में दर्द होता है, और डॉक्टर के पास में जैसे ही आप वहाँ पर अपना ब्लड सैंपल देते हैं, जो आपका सीबीसी, जी हाँ एक टेस्ट का भी नाम आपसे पूछा जा सकता है कि सीबीसी होता क्या है। ठीक है, सीबीसी एक ब्लड टेस्ट होता है जिसके अंदर आपकी जो प्लेटलेट्स है उसका पता लगाया जाता है कि आपके अंदर प्लेटलेट्स कितनी है। तो 1 लाख से लेकर, ठीक है अमाउंट भी आप याद रखिएगा, 1 लाख से लेकर 4 लाख, ठीक है इसके बीच में अगर आपके अंदर प्लेटलेट्स है तो आप बहुत अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं। अब सीबीसी का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है, सीबीसी का फुल फॉर्म यहाँ पर याद रखेगा, सी से हो गया कंप्लीट, और बी से ब्लड, और सी से मतलब काउंट। ठीक है, तो कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट आपका किया जाता है, सीबीसी टेस्ट इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि अशुद्ध रक्त को प्रभावित करने वाली वाहिकाएं क्या कहलाती हैं। अशुद्ध रुधिर, जी हाँ यहाँ पर जो आपका इम्प्योर ब्लड है, जो दूषित खून है, दूषित खून का मतलब है जिस खून के अंदर CO2 की मात्रा आपकी बढ़ गई है। अब बढ़ी कितनी, देखिए एनवायरनमेंट के अंदर से जो हम हवा लेते हैं उसके अंदर रहता है 0.03% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, लेकिन जब हम एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं, एनवायरनमेंट में जो हम बाहर जो हवा छोड़ते हैं, ठीक है सांस के थ्रू, तो उसके अंदर जो जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो रहती है आपकी 4% तक। ठीक है, 4% तक उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो बढ़ जाती है। और जो हम एयर
अंदर लेते हैं, जो हम रेस्पिरेशन करते हैं, जो इन रेस्पिरेशन होता है, उसके अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा रहती है वो 21% रहती है, और जो हम एनवायरनमेंट में वापस छोड़ते हैं उसके अंदर 16% आपकी जो ऑक्सीजन की मात्रा वो रहती है। इट मीन्स ये हुआ कि हम 5% जो ऑक्सीजन का कंजप्शन जो हमारा रेस्पिरेशन है वो करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ पर चलिए क्वेश्चन ये था कि शुद्ध रुधिर को प्रवाहित करने वाली रक्तवाहिकाएं क्या कहलाती है, तो उसको कहा जाता है वेन्स। जी हाँ, वेन्स है उसके अंदर हमेशा दूषित खून रहेगा, और जो आपकी आर्टरीज हैं, आर्टरीज, ठीक है, याद रखिएगा, आर्टरीज या फिर उसको आप धमनी कहिएगा, उनके अंदर जो आपका शुद्ध खून है रहता है। अब चलिए आपसे कई बार ये पूछा भी जाएगा, तो चलिए नाम याद रख लीजिएगा, पल्मोनरी। कौन सा? पल्मोनरी इसको आप कहिएगा, या फिर पल्मोनरी आप इसको पढ़िएगा। तो पल्मोनरी आपकी एक आपकी पल्मोनरी वेन और एक होती है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, आप इसको ऐसे पढ़ लीजिएगा। तो जो एक पल्मोनरी वेन होती है इसके अंदर रहेगा आपका O2, जिसके अंदर O2 की मात्रा ज़्यादा रहती है। ये एक ऐसी पल्मोनरी वेन है जिसके अंदर शुद्ध खून रहता है, और एक पल्मोनरी आर्टरी है, एक ऐसी आर्टरी है शरीर के अंदर जिसके अंदर दूषित खून पाया जाता है, मीन्स जिसके अंदर CO2 की मात्रा ज़्यादा रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया कि हृदय का आवरण है, हृदय आवरण क्या है? तो मेनली यहाँ पर जो हृदय आवरण है वो है हृदय पर पाया जाने वाला एक हृदय का आवरण जिसको कहा जाता है पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम इसको कहा जाएगा। अब मेनली जो आपका हार्ट है वो एक ऐसे कह सकते हैं कि जो आपका थोरैकिक कैविटी है उसके अंदर सुरक्षित तरीके से रहता है, जिसके ऊपर आपका एक पेरिकार्डियम की लेयर बनी रहती है, जिससे आपका जो हार्ट है वो सुरक्षित तरीके से काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया कि महाशिरा का क्या कार्य है। देखिए आपके शरीर में 2 महाशिराएं हैं। महाशिरा का मतलब है, देखिए ये सपोज कीजिए कि आपका हार्ट है, चलिए मैं हार्ट दिल वाला बना देता हूँ। देखिए ये हार्ट है, और ये आपका बीच में एक सेप्टम आ गया, और यहाँ पर ये लगे रहते हैं वॉल, और ये जो वॉल होते हैं ये अलग अलग से आपके चैम्बर बनाते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट में यहाँ पर जो आपका जो ऊपर वाले पार्ट में आपका जो कक्ष बनते हैं, या फिर इसको चैम्बर कहेंगे, तो ये होते हैं आपके आलिंद, और नीचे वाले रहते हैं नीले। ठीक है, आप इसको कहिएगा ये आपके यूरिकल है। ठीक है, यूरिकल, या फिर आप इसको एट्रियम भी कह सकते हैं, और जो नीचे वाले हैं ये रहते हैं आपके वेंट्रिकल। ठीक है, तो यहाँ पर जो महाशिरा है, महाशिरा एक ऐसी शिरा है जो आपके शरीर में जितना भी खून होता है, जो अशुद्ध खून है, कौन सा? अशुद्ध खून है, उस अशुद्ध खून को जो आपका दायां जो आपका आर्टरी है, ठीक है, एट्रियम है, दाया यूरिकल भी आप इसको कहिएगा, जो एट्रियम है, इसके अंदर जो आपका दूषित ब्लड है उसको लाकर छोड़ती है, और वेंट्रिकल में फिर ये नीचे आ जाएगा, वेंट्रिकल में भर जाएगा, और फिर यहाँ से एक पल्मोनरी आपकी आर्टरीज निकलती है जो आपके लंग्स में आपका खून है उसको लेकर जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि अमोनिया उत्सर्जन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो जो अमोनिया उत्सर्जन की प्रक्रिया है उसको कहा जाता है अमोनियोटिलिज्म। ठीक है, उसको कहा जाता है अमोनियोलिटिज्म, और अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो इसको कहा जाएगा अमोनियोत्सर्ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया कि मानव में मुख्य उत्सर्जक अंग कौन से? उत्सर्जक का मतलब है कि जो भी आपकी बॉडी से दूषित पदार्थों का या फिर वेस्ट प्रोडक्ट है, जो अनवांटेड प्रोडक्ट्स हैं, उनको बाहर निकालने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुख्य उत्सर्जक अंग है ये है आपका किडनी। जी हाँ, किडनी है, ये सबसे मेन है। और देखिए 2 किडनी रहती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आकार कैसा है, तो आप बता सकते हैं कि जो सेम का बीज है इसके आकार की रहती है। ठीक है, अगर वेट पूछ लिया जाए तो एक किडनी का जो वेट है वो रहेगा आपका 150 ग्राम। ठीक है, नेफ्रॉन्स पूछ लिया जाए तो लगभग 10 लाख के करीब एक किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स रहते हैं, तो दोनों किडनी के अंदर मिलाकर हो गए हैं आपके 10 लाख। और जो ये जो आपका खून को प्यूरिफिकेशन का काम जो करती है इसको कहा जाता है डायलिसिस। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि अंडाणु निर्माण करने वाले अंग का नाम लिखें। जो अंडाणु का निर्माण करता है, अब अंडाणु देखिए कौन से पार्ट से, ये है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड। अब जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो है फीमेल के अंदर। ठीक है, फीमेल के अंदर होता है आपका ओवेरी। ठीक है, ओवेरी आप इसको कहिए, अंडाशय कहिए, जो अंडाणु का निर्माण करते हैं फीमेल के अंदर। ठीक है, फीमेल के अंदर अंडाणु का निर्माण होगा, और पुरुषों के अंदर जो है वो आपका स्पर्म, जो आपका स्पर्म बनता है वो अंडाणु के साथ में निषेचन करता है और भ्रूण का निर्माण होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि स्त्रियों के प्रमुख लिंग हार्मोन का नाम लिखिए।
तो पुरुष जो स्त्रियों के अंदर जो हार्मोन्स पाया जाता है वो रहता है आपका एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन है जो स्त्रियों के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि माता में प्लेसेंटा का रोपण कहाँ होता है। तो माता के अंदर जो प्लेसेंटा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये गर्भ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो प्लेसेंटा है वो कहाँ होता है तो आप बता सकते हैं कि ये गर्भाशय का एक भाग है। ठीक है, गर्भाशय का भाग है जहां भ्रूण जो है वो बच्चा जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू आपका जुड़ा रहता है माँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि विभिन्न अंगों के मध्य समन्वय स्थापित करने वाले तंत्रों का नाम लिखिए। तो एक तो रहता है आपका तंत्रिका तंत्र और एक होता है अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है, तो ये दोनों ही जो तंत्र हैं, जो सिस्टम है, वो आपके, जी हाँ, अंगों के बीच में जो आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स है, उनके बीच में तालमेल बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि धूसर द्रव्य कहाँ पाया जाता है। तो धूसर द्रव्य है ये आपका मस्तिष्क और मेरु रज्जु के अंदर पाया जाता है। मीन्स आपका जो वर्टिब्रा कॉलम है इसमें पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक न्यूरोट्रांसमीटर का नाम लिखिए। तो न्यूरोट्रांसमीटर है ये है आपका ग्लाइसिन। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर ये एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि ये आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उससे जुड़ा हुआ आपका रहेगा, इसको कहा जाएगा ग्लाइसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए। तो थायराइड जो ग्लैंड्स है ये आपका थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है और इसी थायरोक्सिन हार्मोन्स पर ही हमारी बॉडी का वेट है वो डिपेंड करता है। जी हाँ, अगर यहाँ पर जो थायराइड ग्लैंड्स है वो अच्छे से काम ना करे तो उसमें हो जाएगा हमें गाइटर या फिर उसको हम घेंगा के नाम से जानते हैं। और मेनली जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसका सेक्रेशन हमारी बॉडी में कैसा हो वो डिपेंड करता है आपके जो आप आयोडीन की मात्रा लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है एड्रेनल हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से किया जाता है। तो जो एड्रेनल हार्मोन है ये आपका एड्रेनलिन हार्मोन ये आपका एड्रेनल ग्लैंड्स से आपका स्रावित होता है। और जो एड्रेनल ग्लैंड्स है वो कहाँ पाई जाती है ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो जो किडनी होती है, ठीक है, मीन्स जो आपका गुर्दा है उस गुर्दे के ऊपर होती है। ठीक है, गुर्दे के ऊपर, चलिए मैं लिख देता हूँ गुर्दे के ऊपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मुख से मल द्वार तक आहार नाल की संपूर्ण लंबाई लगभग कितनी होती है। तो यहाँ पर लगभग भाई पूछी गई है तो 8 से 10 मीटर है और अगर आप इसको फीट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपकी लगभग 30 फीट, ठीक है, लगभग 30 फुट की ये हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जीवा मुख गुहा में आधार तल से किस संरचना द्वारा जुड़ी हुई है। देखिए जो जीव है, जीव मीन्स आपकी जो टंग है वो मुंह के अंदर, जो मुंह की कैविटी है उसके अंदर किस से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर उसका नाम रहेगा फ्रेनुलम, लिंगुअल और जीवा फ्रेनुलम। ठीक है, जीवा फ्रेनुलम आप इसको कहिए या फिर इसको फ्रेनुलम लिंगुअल भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, जिससे आपकी जो जीभ है वो मुंह के अंदर आपकी जुड़ी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनुष्य के अंदर जो कृदंत है, ठीक है, एक है रदनक और एक है अग्रचरणवक और एक है फिर आपके चौर्णक दांत है, वो किस उम्र में निकलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो कृदंत दांत है वो 6 महीने के अंदर, ठीक है, 6 महीने, जो पहले 6 महीने होते हैं उसके अंदर आपके कृदंत, जो सामने वाले आपके 2 दांत निकलते हैं, ठीक है, जिसको आप सीजर दांत कहते हैं। ठीक है, सीजर जो है ये आपके 6 महीने के अंदर निकलते हैं और 16 से 20 माह के अंदर, 16 से 20 माह का मतलब हो गया इसके अंदर की जो आपके दांत है, जो 1.5 साल तक का बच्चा होता है उसके अंदर जो रदनक दांत है जिसको आप कैनाइन कहते हैं। ठीक है, कैनाइन जो चीरने का काम करते हैं, जो फाड़ने का काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो कुत्ता बिल्ली है उसके अंदर कुछ इस तरह के दांत रहेंगे। ठीक है, ये सामने वाले दांत हो गए और फिर जो बिल्कुल एक ये जो तीखे वाले जो दांत होते हैं ना, इनको कहा जाता है आपका कैनाइन। ठीक है, और जो ये बीच वाले हैं इसको कहा जाता है सीजर। ठीक है, और इनके पीछे जो आपके रहेंगे ये हो गए या फिर आपके प्रीमोलर। ठीक है, और जो मोलर इसके अंदर जो अगर चरणवक जिसको आप कहेंगे, जो प्रीमोलर कहे जाते हैं, प्रीमोलर आपके निकलते हैं यहाँ पर 10 से 11 वर्ष के अंदर। और जो आपकी मोलर है, मोलर जो दांत होता है या फिर आप इसको जाड़ कहिएगा, दाढ़ कहते हैं इसको, तो ये आपकी 12 से 15 वर्ष और कभी कभार तो ये बड़ों के अंदर भी निकलती रहती है, 25 वर्ष की उम्र तक निकलती रहती है। ठीक है, इसको अक्कल दाढ़ भी कहा जाता है। भाई मैं लिख देता हूँ आप सभी के लिए, कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है कि जो अक्कल दाढ़ है वो कौन सी होती है।
ठीक है। अक्कल दाढ़ भाई सबसे पीछे की होती है और ये निकलती ही रहती है, मतलब किसी के अंदर निकल जाएगी, किसी के अंदर नहीं निकलेगी, और ये परेशान भी बहुत ज़्यादा करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मनुष्य के ऊपरी व निचले जबड़े में कितने कितने दांत पाए जाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी रहेगा। देखिए ऊपर वाले जबड़े में भी आपके 16 होते हैं और नीचे वाले जबड़े के अंदर भी आपके 16 रहेंगे। जो कृदंत रहते हैं आपके, जो ये हैं आपके 4, ठीक है। जो सामने वाले, आप इसको दांतों को ऐसे कह सकते हैं कि जो सामने वाले आपके जो दांत रहेंगे वो 4 रहेंगे, ठीक है। जो सामने वाले 4 दांत आपके ऐसे रहेंगे। और फिर आते हैं रदनक। रदनक का है यहाँ पर जो आपके साइड में जो नुकीले दांत निकलते हैं, ठीक है। और फिर है आपके अग्रचरणक। अग्रचरणक का मतलब है यहाँ पर आपकी ये है प्रीमोलर। जो प्रीमोलर है ये आपकी दो साइड में रहेंगी, दोनों साइड में दो रहेंगी। और फिर उसके बाद में है आपकी चरणक, जो आपकी इसको प्रीमोलर मोलर आप इसको कहते हैं। तो ये आपकी 3 दोनों साइड में रहेंगी। तो टोटल जो है वो सीक्वेंस में आपके दांत है जो ऊपर वाले जबड़े में 16 हो जाएंगे। और इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार आपके जो नीचे वाला जबड़ा है इसमें भी आपके सेम ये दांतों की संख्या रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि आमाशय की आहार धारण करने की क्षमता कितनी होती है। आहार धारण का भाई मैं कैपेसिटी देखिए यहाँ पर 1 से 3 लीटर के अंदर बताई गई है, ठीक है। 1 से 3 लीटर का मतलब है कि 2 से 2.5 किलो। भाई 2 से लेकर आप इसको कर लीजिएगा 2 से लेकर 2.5 kg, ठीक है। 2 से लेकर 2.5 किलोग्राम की जो कैपेसिटी है वो आपकी आमाशय, स्टमक की कैपेसिटी होती है, स्टमक की इलास्टिसिटी होती है कि वो 2 से लेकर 2.5 किलोग्राम तक जो खाना है उसको स्टोर कर सकता है उसके अंदर। आप ये कह सकते हैं कि एक बार में 2 से लेकर 2.5 किलोग्राम है वो खाना आप खा सकते हैं। इतना खाना है आपका जो स्टमक है वो सहन कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि आमाशय व ग्रसिका तथा आमाशय व ग्रहण के संधि स्थल पर पाई जाने वाली अवरोधनियों के नाम लिखिए। तो ये है जो आपकी इसमें रहेगी, एक तो है आपकी ग्रास नली का अवरोधनी, ठीक है। और एक है फिर आपका जठर निगमरी अवरोधनी। अवरोधनी का मतलब भाई आप इसको वॉल से पढ़िएगा, ठीक है। वाल आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। एक तो होती है फिर आपकी जो आपकी आइसोफेगस होती है, आइसोफेगस पे एक वॉल लगा होता है, और एक रहता है फिर आपका जो फंडस है उसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि आहार नाल के किस भाग में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। तो सर्वाधिक पाचन भाई मैं ऑलरेडी पहले ही आपको बता चुका हूं कि जो छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, जिसकी लंबाई लगभग 7 मीटर है। औसत लंबाई भाई 7 मीटर है, तो कहीं पे आपको लिखा मिल जाएगा 6.25 मीटर, ठीक है। 6.25 मीटर भी आपको लिखा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी लगभग 21 से 22 फीट लंबी रहती है। 21 से 22 आप इसको कर लीजिएगा, 21 से लेकर 22 फीट की इसकी टोटल लेंथ रहती है, ठीक है। तो ये जो लेंथ है इसी के अंदर आपका सबसे ज़्यादा खाना है उसका अब्जॉर्प्शन होता है, जो न्यूट्रिशंस है वो अब्जॉर्ब किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, छोटी आंत्र का पहला एवं सबसे छोटा भाग कौन सा है। तो देखिए जो आपकी आंत है उसको भी 3 भाग में बांटा गया है। एक तो होता है आपका डेडुनम, एक होता है जेजुनम, और एक होता है इलियम। तो जो सबसे छोटा भाग है जो आपके स्टमक से जुड़ा रहता है, ठीक है, जो आमाशय है उससे जुड़ा रहेगा। चलिए मैं बना के बता देता हूँ आपको। देखिए ये आपका स्टमक है, और इस स्टमक से जो आपका पहला जो पार्ट जुड़ा रहता है इसको कहा जाता है डेडुनम, ठीक है। और जो इससे आगे वाली जो आपको ऐसी आकृति दिखाई देगी उसको कहा जाता है जेजुनम, ठीक है। और जो फिर आपका जो पार्ट जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ता है, लार्ज इंटेस्टाइन से जो जुड़ने वाला पार्ट है इसको कहा जाता है फिर यहाँ पर इलियम, ठीक है। डेडुनम, जेजुनम और इलियम, और उसके आगे फिर आपकी शुरू होती है बड़ी आंत, ठीक है, जो आपका असेंडिंग, डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स फेज के अंदर 3 भागों में भी आपका कह सकते हैं कि जो बड़ी आंत है उसको बांटा गया है, ठीक है। उसकी लंबाई भी 1.5 मीटर के लगभग रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या रहेगा। तो जो बड़ी आंत का मुख्य कार्य है वो आपके शरीर के अंदर एक तो जल की मात्रा और जो खनिज लवण है उनका अवशोषण करने का काम है वो रहता है। और अपाचित भोजन, अपाचित का मतलब है जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको मल द्वार से जो आपका एनएस है उसके थ्रू शरीर से बाहर निकालने का काम है, ये रहेगा आपका बड़ी आंत का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया कि वृहद आंत्र को कितने भागों में विभेदित किया जा सकता है। वृहद आंत्र का मतलब है जो बड़ी आंत है उसको 4 भागों में बांटा गया है। देखिए एक तो रहेगा आरोही, और एक रहेगा अनुप्रस्थ, और एक रहेगा अवरोही, और उसके बाद में फिर आपका सिग्माकार वृहदांतर। चलिए मैं इसको बता देता हूँ। देखिए जो ऊपर चढ़ने वाला है इसको तो कहेंगे हम
असेंडिंग, ठीक है। फिर ये जो पार्ट रहता है इसको हम कहेंगे डिसेंडिंग, और उसके बाद में सॉरी ट्रांसवर्स, जो ऊपर वाला फेज है इसको ट्रांसवर्स, और जो नीचे आएगा इसको कहेंगे हम डिसेंडिंग, और उसके बाद में आपका फिर होता है रेक्टस शुरू, ठीक है। रेक्टस आपका शुरू होगा, ठीक है, जहां पर आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपका स्टोर रहेगा, ठीक है, और उसके आगे फिर आपका एनएस रहता है जुड़ा हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन है आपके लिए कि गुदा नाल में पाई जाने वाली स्वर्णी के नाम लिखिए। तो ये होती है आपकी बही और अंतस्वर्णी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि लार ग्रंथियों के नाम लिखिए। तो लार ग्रंथि कौन कौन सी होती है? हिंदी में नाम है भाई, इंग्लिश में मैं जब इंग्लिश में सीरीज करवाऊंगा तो वहां पर आपको बता दूंगा। तो ये है आपकी कर्णपूर्व ग्रंथि, ठीक है, जो कान से पहले पाई जाती है। फिर है आपकी अधोंजम लार ग्रंथि, और एक होती है फिर आपकी अधोजीवा ग्रंथि, ठीक है। तो ये आपकी 3 पेयर के अंदर रहेगी, ठीक है। 3 पेयर होते हैं भाई, याद रखिएगा, 3 जोड़े, ठीक है। 3 जोड़े में आपकी जो लार ग्रंथि है वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि एक मिश्रित ग्रंथि का नाम लिखिए। तो एक मिश्रित ग्रंथि आपको बतानी है भाई। यहाँ पर क्वेश्चन में सीधा सा देखिए, छोटे जो आपके 1 लाइन के क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो अग्नाशय या फिर आप इसको कहिएगा जो पैनक्रियाज होती है, जो पैनक्रियाज है ये आपकी मिश्रित ग्रंथि है। अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी, दोनों ही तरह का काम करती है। तो अंतःस्रावी के रूप में तो ये इंसुलिन और ग्लूकोगोन बनाती है, ठीक है, 2 हार्मोन का स्रावन करती है। और बहिस्रावी के रूप में जो अग्नाशय रस है, ठीक है, जो पैनक्रियाज का जूस होता है, पैनक्रियाटिक जूस है, उसका निर्माण ये करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सबसे शरीर के अंदर बड़ी ग्रंथि कौन सी? तो ये यकृत है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, यकृत की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाइयों का नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो संरचनात्मक इकाई कौन सी है वो आपको बताना है, और यहाँ पर रचनात्मक इकाई कौन सी है वो बताना है। तो ये है आपकी यकृत पालिकाएं, ठीक है, यकृत पालिकाएं आप इसको कहिएगा, ठीक है। चलिए, और ये लगभग आपकी यकृत के अंदर 1 लाख के करीब रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि भोजन किस रूप में ग्रसनी से ग्रसिका में तथा ग्रसिका से आमाशय के अंदर पहुंचता है? ग्रसनी का मतलब भाई यहाँ पर आपका लैरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स, और फिर उसके बाद में है फिर आपका ग्रसिका में आता है, ठीक है। ग्रसनी, ग्रसिका, और ग्रसिका से फिर आपका लैरिंग्स, और फिर आपका फेरिंग्स, और फिर उसके बाद में है यहाँ पर आपका एसोफेगस, ठीक है। ग्रसिका का मतलब है यहाँ पर आपका एसोफेगस, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका लैरिंग्स से आता है, और फिर आपका जो एसोफेगस में जाएगा, और फिर आपका स्टमक के अंदर जो आता है, तो ये किसके रूप में जाता है? जो खाना है, तो खाना है ये आपका बोल्स के रूप में आपकी स्टमक के अंदर पहुँचता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आमाशय में पाई जाने वाली उन कोशिकाओं के नाम लिखिए जिनमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक है, और यहाँ पर म्यूकस पेप्सिनोजन स्रावित आपका होता है। चलिए मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ देता हूँ। आमाशय में पाई जाने वाली उन कोशिकाओं के नाम लिखिए जिनसे आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस और पेप्सिनोजन स्रावित होता है। तो ये है आपकी ऑक्सीटोंक कोशिकाएं, श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाएं और पेप्टिक सेल्स, ठीक है। तो ये आपकी सेल्स रहते हैं जिनसे आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और आपका म्यूकस और इसके साथ में पेप्सिनोजन बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि आमाशय से भोजन किस रूप में छोटी आंत्र के अंदर आता है? तो आमाशय से, या फिर यह कहिएगा कि जो स्टमक है, स्टमक से जो भोजन है वो आपका छोटी आंत में कायम के रूप में आता है। कायम आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से एक लुगदी बन जाती है, ठीक है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जिसके अंदर आपका जो आपका गैस्ट्रिक जूस है, ठीक है, जो आपका जो स्टमक के अंदर जो आपका जूस बनता है, जिसके अंदर आपका जो बाइल जूस है वो भी मिला हुआ होता है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि लिक्विड फॉर्म में आता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में आएगा, कायम उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पित्त के 2 कार्य लिखिए। तो पित्त के 2 काम कौन कौन से हैं? जो आपका बाइल जूस बनता है उस बाइल के क्या काम है? तो बाइल्स का काम है, एक तो है वसा का पायसीकरण करना। वसा का पायसीकरण का मतलब होता है कि जो आप फैट लेते हैं उस फैट को लिपिड के रूप में बनाना, ठीक है। लिपिड्स मीन्स वहां पर ये कह सकते हैं कि जो वसा का या फिर फैट का जो सरलतम रूप है उसको कहा जाता है लिपिड्स, ठीक है। तो उसके रूप में इसको तोड़ना। और दूसरा क्या है? लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करना। जो लाइपेज एंजाइम है वो आपका सक्रिय हो जाएगा, जिससे आपका जो खाना है अच्छे से पचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनुष्य में लैंगिक जनन हेतु कोशिकाओं का विकास जिस विशेष अवधि में होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर भाई मनुष्य के अंदर जो लैंगिक जनन है, वो चाहे मेल या फिर फीमेल की बात करें, तो उसके अंदर जो
एज है, जो अवधि है, उस अवधि को किस नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर मनुष्य के अंदर ये कह सकते हैं कि जो फर्टिलिटी या फिर ये कह सकते हैं जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटीज है, उनके जो अंग है उनका विकसित होना है। तो यहाँ पर जो अंगों का विकसित होना है वो होता है यौवनारंभ के अंदर। यौवन आरंभ का मतलब है, चलिए क्वेश्चन के यहाँ पर जो मैं डिटेल बताने वाला हूँ नीचे वाले क्वेश्चन में दी गई है। यौवन आरंभ या फिर प्यूबर्टी जो एज होती है वो क्या रहेगी, तो जो प्यूबर्टी एज है लड़कियों के अंदर होती है 12 से 14 वर्ष। 12 से 14 वर्ष का मतलब ये है कि जो 12 से 14 वर्ष की उम्र के अंदर लड़कियों में मेंस्ट्रुअल फंक्शंस है, ठीक है, और जैसे चेस्ट है उसका भारी होना, ठीक है, आवाज़ का सॉफ्ट होना, जो इस तरह के लक्षण है, और जो साथ में आपकी जो सेक्सुअल ग्लैंड्स हैं वो यहाँ पर सक्रिय एक्टिवेट होने लग जाती है। लड़कों के अंदर ये एज रहती है 13 से 15 वर्ष की उम्र में, ठीक है। 13 से 15 वर्ष की उम्र में जो पेनिस है उसका आकार बढ़ना है, ठीक है, और जो आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं उनके अंदर आप ये कह सकते हैं कि जो रोए हैं, बाल आना है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। आवाज़ का लड़कों का भारी होना, ठीक है, चेस्ट का थोड़ा सा हैवी है, फिर ये कह सकते हैं कि जो ब्रॉड एरिया है वो होना, शोल्डर है वो थोड़े से बाहर की तरफ निकलना, तो जो इस तरह के चेंजेस है वो प्यूबर्टी एज के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि मनुष्य का लैंगिक परिपक्वता किस उम्र में परिपूर्ण होता है। तो जो लैंगिक परिपक्वता का मतलब है कि जो आपकी प्राइवेट पार्ट्स हैं और यहाँ पर जो आपकी ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमन की जो फर्टिलिटी है या फिर ये कह सकते हैं जो प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, तो वो किस उम्र में जो उसके अंग हैं वो विकसित हो जाते हैं। तो ये होती है आपकी 18 से 19 वर्ष के अंदर। ये कह सकते हैं एक तरह से आप कि जो टीन एज होती है, टीन एज के अंदर जो आपके ये कह सकते हैं कि जो प्रोडक्टिव आपके ऑर्गन्स होते हैं, जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जो प्रोडक्शन का काम करते हैं वो विकसित हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया नर व मादा मनुष्य में कौन सा लिंग हार्मोन उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर देखिए जो नर के अंदर है, मीन्स यहाँ पर मेल के अंदर होता है टेस्टोस्टेरोन और मादा के अंदर होता है आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन ये दो आपके हार्मोन्स है फीमेल के अंदर और मेल के अंदर होते हैं टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया नर व मादा मनुष्य में पाए जाने वाले प्राथमिक लैंगिक अंगों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो मनुष्य के अंदर होते हैं वर्षण, इसको टेस्टिकल कहा जाता है, ठीक है, और मादा के अंदर होती है आपकी ओवरी या फिर इसको अंडाशय आप कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि नर मनुष्य में पाई जाने वाली अखरोट समान बहिस्राविक ग्रंथि का नाम लिखिए जिसका स्राव शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है। तो ये होती है आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है। प्रोस्टेट ग्रंथि है जो आपके स्पर्म होते हैं उनको मूवमेंट देने का काम है, ये करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शुक्रवाहिनी शुक्राशय के साथ मिलकर कौन सी संरचना बनाती है। तो ये बनाती है आपकी इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। इसको आप स्खलन वाहिनी भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है युग्मक जनन किसे कहते हैं। तो जो युग्मक जनन है ये किसको कहा जाएगा। तो यहाँ पर ये है कि जो यहाँ पर जो वर्षण और अंडाशय, ठीक है, इन दोनों की अगुणित युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर अंडाशय है, अंडाशय के अंदर आपके अंडाणु बनते हैं और वर्षण के अंदर जो स्पर्म है वो बनते हैं और इन दोनों का आपस में निषेचन होना ही एक ये कह सकते हैं कि नई जनरेशन का जन्म होना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि शुक्र जनन किसे कहा जाता है। तो शुक्र जनन होते हैं ये वृषण के अंदर जो शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहा जाता है। शुक्र जनन का मतलब आप ये सीधा से ये समझिए कि जो आपके टेस्टिकल्स होते हैं उनके अंदर जो स्पर्म है उनका निर्माण होने की प्रक्रिया है, इसको शुक्र जनन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पर भाई आप हमें लाइव क्लासेस में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जी हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो लाइव क्लासेस है उनका आनंद ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया अंड जनन किसे कहा जाता है। तो अंड जनन देखिए शुक्र जनन का हमने ये पढ़ा था कि जो शुक्र जनन है जिसके अंदर टेस्टिकल है ह्यूमन के, ठीक है, मेल के, उसके अंदर आपका स्पर्म बनना शुरू होता है और यहाँ पर जो अंडाशय ओवेरी होती है इसके अंदर अंडाणुओं का निर्माण होने की प्रक्रिया को आप कह सकते हैं अंड जनन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि निषेचन
निषेचन किसे कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है मे बी इजी हो, लेकिन इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप है वो क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निषेचन किसे कहा जाता है। नर युग्मक मीन्स शुक्राणु का मादा अंडाणुओं के साथ में संयुग्मन होना, ठीक है, मीन्स जो स्पर्म है उनका अंडाणुओं के साथ में मिलन होना आपका निषेचन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रसव किसे कहते हैं। तो प्रसव का मतलब है कि शिशु जन्म की जो प्रक्रिया होती है उसको प्रसव काल कहा जाता है, ठीक है, नए बच्चे का जन्म होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि नलिका विहीन ग्रंथियां जो हार्मोन स्रावित करती है उन्हें क्या कहा जाता है। नलिका विहीन मीन्स उनके अंदर कोई भी आपकी नलियां नहीं होती, ठीक है, तो उनको क्या कहा जाएगा, उनको कहा जाएगा आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि वह तंत्र जो मनुष्य के विभिन्न अंगों के बीच तथा अंगों व वातावरण बीच सामंजस्य स्थापित करता है और साथ ही अंगों के कार्यों को भी नियंत्रित करता है, उसका नाम लिखिए। तो देखिए भाई जितने भी आपके बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, और उनके बीच में जो वातावरण के बीच में जो सामंजस्य मीन्स तालमेल बनाने का काम करता है वो तो मेनली आपका तंत्रिका तंत्र ही रहेगा, ठीक है, नर्वस सिस्टम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि परिधीय तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार की तंत्रिकाओं से बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका पेरिफेरियल जो आपका सिस्टम है ये परिधीय तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार की तंत्रिकाओं से बना, तो ये दो प्रकार की रहती है। इसमें एक तो रहेगी आपकी संवेदी या फिर इसको आप अभिवाही कहिएगा, और एक होती है आपकी प्रेरक या फिर इसको आप अपवाही कहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शरीर के सबसे अधिक जटिल अंग का नाम व वजन लिखिए। तो सबसे जटिल अंग है भाई वो है मस्तिष्क। जी हाँ, मस्तिष्क देखिए हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे आसपास में, कितनी चीज़ें होती हैं, और हम जब हमारा जन्म होता है तभी से हमारा जो ब्रेन है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, और साथ में जो डेवलपमेंट है वो चलती रहती है, और हम कितनी चीज़ों को याद रखते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि हमारा जो मेमोरी स्टोरेज पावर है वो मस्तिष्क है, और जिसका वजन है ये है आपका 1.5 किलोग्राम। 1.5 किलोग्राम का मतलब यहाँ पर आप ये समझिएगा कि 1300 ग्राम से लेकर ये 1450 ग्राम तक आपका रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि मस्तिष्क के आवरणों के बीच कौन सा द्रव भरा रहता है। तो ये होगा आपका मस्तिष्क मेरु द्रव्य, ठीक है, हिंदी में इसको मस्तिष्क मेरु द्रव्य कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कार्पस कैलोसम क्या होता है। तो कार्पस कैलोसम आपका दो प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ने वाली पट्टी, ठीक है, आपने देखा भी होगा बहुत बार, आपने अपनी जो लैब है उस लैब के अंदर जाके देखा होगा, आपका जो ब्रेन है वो कुछ इस तरह से बीच में एक आपकी लाइन रहेगी, उससे जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, तो उसको कहते हैं आपका कार्पस कैलोसम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया कि हाइपोथैलेमस कहाँ स्थित होता है। तो जो हाइपोथैलेमस है ये आपका अगर मस्तिष्क के डायनसिफेलान, ठीक है, डायनसिफेलान आप नाम याद रखिएगा, डायनसिफेलान भाग पर आपका ये स्थित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि श्वसन किसे कहते हैं। तो श्वसन है भाई ये है आपका पर्यावरण से जो आप रक्त कोशिकाओं के बीच जो CO2 और O2 के विनिमय का मतलब है कि जो उसके अंदर एक्सचेंज हो रहा है, उस एक्सचेंज होने की प्रक्रिया को कहा जाता है यहाँ पर रेस्पिरेशन या फिर श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कौन सी संरचना यह सुनिश्चित करती है कि वायु श्वास नली में ही जाए तथा भोजन आहार नली में ही जाए। तो यहाँ पर देखिए भाई जो आपकी एक संरचना होती है जो आपका ट्रैकिया, ठीक है, और इसके साथ में जो आपका आइसोफेगस है उनको अलग अलग काम करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये है आपका घाटी ढक्कन या फिर आप इसको कह सकते हैं एपिग्लोटिस वॉल, ठीक है। तो एपिग्लोटिस वॉल है, जब भी खाना हम खाएंगे तो जो खाना है वो हमारे आइसोफेगस में जाएगा, ये निर्धारित करता है आपका एपिग्लोटिस वॉल। एपिग्लोटिस वॉल को जो संदेश देने का काम है वो ब्रेन करता है कि भैया खाना आप खा रहे हैं और इसको भेजना है आपको पेट में। तो पेट में भेजने के लिए एपिग्लोटिस वॉल क्या करेगा, जो आपकी श्वास नली है उस श्वास नली को बंद कर देगा, मीन्स यहाँ पर जो ट्रेकिया है उसको बंद करने का काम करेगा। और जब भी आप हवा लेते हैं मीन्स जो सांस लेते हैं तो सांस लेते वक्त आपकी जो आहार नली को बंद करने का काम है यह एपिग्लोटिस का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया आपसे ये कि ग्रसनी व श्वास नली को जोड़ने वाली संरचना का नाम क्या है। तो इसको भाई आप कंठ कहिएगा या फिर एपिग्लोटिस आप इसको कहिएगा। यह 9 उपास्थियों से बना हुआ
होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वास नली सदैव खुली रहती है तथा चिपकती नहीं है, क्यों? इसका कारण क्या है? देखिए, जो आपकी ट्रैकिया होती है वो हमेशा खुली रहती है और पिचकती नहीं है, क्योंकि इसके अंदर, जी हाँ, जो इसके अंदर है आपकी जो ट्रैकिया होती है ये आपकी 10 से 12 सेंटीमीटर की रहेगी और इस ट्रैकिया के अंदर आपकी सी आकार की आपकी उपस्थिति रहती है। क्या? सी आकार की, याद रखिएगा, सी आकार की, सी आकार के छल्ले बने होते हैं। ठीक है, जो सी आकार के छल्ले आपके बने रहेंगे ये मेनली आपकी जो ट्रैकिया है इसको बंद नहीं होने देते। क्या होते हैं भाई? सी आकार के छल्ले रहेंगे, याद रखिएगा, सी आकार के आपकी जो ट्रैकिया होती है इसके अंदर छल्ले बने रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि श्वसन के दौरान गैसीय विनिमय कहाँ होता है? तो गैसीय विनिमय का मतलब है कि जो गैसेज का एक्सचेंज है वो कहाँ हो रहा है? तो ये होती है कूपिकाओं। कूपिकाओं का मतलब है, आप इसको कहिएगा क्या? एयर सैक। ठीक है, एयर सैक आप इसको कह सकते हैं, एयर सैक्स आप इसको कहिएगा। ठीक है, एयर सैक या फिर आप इसको कहिएगा वायु कूपिकाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि रक्त की पीएच वैल्यू क्या होती है? तो जो आपका ब्लड है इसकी जो पीएच वैल्यू है वो होती है आपकी 7.4। ठीक है, 7.4 और यहाँ पर हल्का सा आपका क्षारीय रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो रक्त का निर्माण मीन्स जो आपके आरबीसीज है उनका निर्माण कहाँ होगा? तो आरबीसीज का निर्माण है वो होगा आपका रेड बोन मैरो में, भ्रूण अवस्था और आपका नवजात शिशुओं के अंदर प्लीहा के अंदर होता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो भ्रूण अवस्था और नवजात शिशुओं के अंदर जो ब्लड, आप ये कह सकते हैं जो आरबीसीज का निर्माण है कहाँ होगा? तो ये आपका होता है प्लीहा के अंदर। और बड़ों की अगर हम बात करें तो ये होता है आपका लाल अस्थि मज्जा या फिर इसको कहिएगा रेड बोन मैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक सामान्य व्यक्ति में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये क्वेश्चन, तो ये है आपका 5 से 6 लीटर। ठीक है, 5 लीटर यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि आरबीसीज का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आरबीसीज का जो रेड ब्लड सेल्स है उसका जो कलर है वो आपको लाल दिखाई देता है, वो होता है आपका हीमोग्लोबिन के कारण, और हीमोग्लोबिन एक प्रकार का ये प्रोटीन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिकाएं कौन सी होती हैं? तो प्राथमिक कोशिकाएं जो प्रतिरक्षा का काम करती हैं इनको कहा जाता है लिम्फोसाइट सेल्स। ठीक है, लिम्फोसाइट सेल्स पर ही आपकी प्रतिरक्षा वो डिपेंड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रक्त का थक्का जमाने में सहायक कोशिकाएं कौन सी होती है? तो इसको बिंबाणु या फिर आप थ्रोम्बोसाइट कहिएगा या फिर आप इसको प्लेटलेट्स कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विश्व में कुल कितनी प्रतिशत आबादी RH पॉजिटिव? ठीक है, RH पॉजिटिव, RH एक फैक्टर है, आपको पता है कि रेसस बंदर से ये RH लिया गया है। तो RH प्लस किसका है? जो आप देखते भी होंगे आपका ब्लड है वो O, आपने देखा होगा आपका जो ब्लड है वो O पॉजिटिव, ठीक है, या फिर O नेगेटिव, या फिर आपने A पॉजिटिव सुना होगा। ठीक है, A नेगेटिव आपने सुना होगा। तो जो ये आपका नेगेटिव और पॉजिटिव है ये क्या है? ये RH फैक्टर होता है। ठीक है, तो लगभग 80%, कितना भाई? लगभग 80% है वो RH पॉजिटिव फैक्टर रहता है। ठीक है, RH फैक्टर जो पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मेटल तथा द्विलवण कपाट कहाँ पर पाए जाते हैं? तो मेटल आप इसको कहिएगा या फिर जो बाइकास्पीड वाल भी आप इसको कह सकते हैं, मेटल वाल भी आप इसको कह सकते हैं। तो जो मेटल वाल है ये आपका बाएं आलिंद, जी हाँ, लेफ्ट, जो आपका लेफ्ट यूरिकल रहेगा। ठीक है, लेफ्ट यूरिकल आपका जो रहेगा वहाँ पर, और आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल, क्या? लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया लब डब की आवाज़ कब आती है? देखिए, मैं इसके बारे में कई बार बता चुका हूँ भाई। लब डब जो आप बोलते हैं ना कि धड़कन, धड़क, जो दिल है धड़क रहा है, तो भाई धड़कना क्या है? ये लब डब की आवाज़ ही होती है। अब लब डब की आवाज़ है वो कब आती है ये आपसे पूछा गया है। तो लब डब की आवाज़ है, आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं कि आलिंद निलय कपाटों, मिट्रल वाल और जो आपका ट्रैकास्पीड वाल है, ठीक है, मिट्रल वाल या फिर इसको बाइकास्पीड और ट्रैकास्पीड जो वाल होते हैं, ठीक है, इनके बंद होने पर जो आवाज आती है वो होती है लब की, और अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने पर डब की आवाज आती है। ठीक है, तो यहाँ पर भाई आप इसकी आवाज़ को समझ सकते हैं कि ये लब डब की आवाज़ है वो मेनली आपके जो मिट्रल वाल, ट्रैकास्पीड वाल जो होते हैं उनको बंद होने पर ही आवाज़ पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया कि द्विसंचरण परिसंचरण किसे कहते हैं? तो जो ये कहा जाता है ये है आपका रक्त को एक परिसंचरण, एक चक्र पूरा करने हेतु हृदय में से
होकर 2 बार गुजरना पड़ता है, इसे द्विपरिसंचरण कहा जाता है। देखिए अब जो आपका ब्लड है वो क्या करता है, हृदय में 2 बार होकर गुजरता है। 2 बार मीन्स यहाँ पर हृदय से 2 बार जाएगा। एक बार जाएगा यहाँ पर लंग्स के पास में, फेफड़ों के पास में प्यूरिफिकेशन के लिए, और उसके बाद में फिर आपका जाता है आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर आपका बाहर की तरफ निकल जाता है अरोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया, रक्त के द्रव भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो रक्त के अंदर जो आपका भाग होता है ये है रहेगा आपका प्लाज्मा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया, किस रक्त समूह में लाल रक्त कणिकाओं पर ए एवं बी दोनों ही प्रतिजन पाए जाते हैं? तो जो दोनों ही तरह के आपके प्रतिजन पाए जाते हैं, एंटीजन आप इसको कहिएगा, तो ये पाए जाते हैं आपके ए बी रक्त समूह के अंदर। ठीक है, ए बी को यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सल रिसेप्टर है। यूनिवर्सल रिसेप्टर का मतलब है कि ये सभी का खून ले सकता है। ठीक है, लेकिन देगा तो ये सिर्फ ए बी वाले को ही दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि ल्यूकोसाइट किसे कहते हैं? तो प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली व लाल अस्थि मज्जा में बनने वाली श्वेत रक्त कणिकाओं को यहाँ पर WBC कहा जाता है। ठीक है, ल्यूकोसाइट इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि धमनी किसे कहते हैं? तो धमनियां वे होती हैं जहां पर रक्त वाहिनियां जो रक्त को प्राय ऑक्सीजनित या शुद्ध रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करती है, उसी को कहा जाता है धमनी। भाई सीधी सी भाषा में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, धमनियां वे होती हैं जिनके अंदर जो शुद्ध रक्त है वो दौड़ता है। ठीक है, उनको आर्टरीज या फिर धमनी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि हृदय चक्र किसे कहते हैं? ठीक है, तो हृदय चक्कर या फिर इसको आप कहिएगा कार्डिक आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पर जो हृदय चक्र है ये कहा जाएगा आपका हृदय के एक स्पंदन प्रारंभ होने से लेकर अगले स्पंदन के प्रारंभ होने तक हृदय के विभिन्न भागों में होने वाले परिवर्तनों को हृदय यहाँ पर कार्डिक साइकिल कहा जाता है। ठीक है, इसको कहा जाएगा कार्डिक साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। तो भाई नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ कौन सा हो गया? नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट पदार्थ है जिसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा रहेगी वो है आपका यूरिन। ठीक है, तो यूरिन को बाहर निकालने का काम करता है आपका किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि मनुष्य में मुख्य उत्सर्जय अंग कौन सा है? तो ये आपका किडनी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्रकाणु या फिर नेफ्रॉन किसे कहते हैं? तो नेफ्रॉन के बारे में भाई मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कई बार। तो नेफ्रॉन है वो आपका जो किडनी है उसकी सबसे छोटी इकाई है जो संरचनात्मक और क्रियात्मक, क्रियात्मक का मतलब है काम करने वाली। ठीक है, तो काम करने वाली इसको कहा जाता है नेफ्रॉन या फिर इसको व्रकाणु कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया ग्लोमेरुलस किसे कहते हैं? तो ग्लोमेरुलस कहा जाता है बोमेन संपुट में पाए जाने वाले केशिकाओं के गुच्छे को ग्लोमेरुलस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनुष्य में वृक्कों द्वारा प्रति मिनट कितने रक्त का निस्पंदन किया जाता है? तो यहाँ पर भाई निस्पंदन का मतलब है कि 1 मिनट में जो आपका ब्लड है कितना यहाँ पर प्यूरिफिकेशन किया जाता है। तो ये है आपका लगभग 1000 से लेकर 1200 ml। ठीक है, 1 लीटर से लेकर आप ये कह सकते हैं 1 लीटर से 1.25 लीटर की जो मात्रा है यहाँ पर वो निस्पंदन में यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि मूत्रण प्रतिवर्त किसे कहते हैं? तो मूत्रण प्रतिवर्त को कहा जाता है कि मूत्रण को संपन्न करने वाली तंत्रिका को मूत्रण प्रतिवर्त कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मध्य मस्तिष्क कितने पिंडों में विभाजित होता है? तो जो आपका मिडल आपका ब्रेन है, ठीक है, मिड ब्रेन जो होता है इसको 4 पिंडों में विभाजित किया गया है और इसके प्रत्येक पिंड को कार्पोरा क्वाड्रिजिनेमा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन एवं नियमन मुख्यतः केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग करता है? तो ये है आपका तंत्रिका तंत्र का जो मेन भाग है ये है आपका स्पाइनल कोड। जी हाँ, स्पाइनल कोड है जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं उनको वापस से रिफ्लेक्ट तुरंत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि किसी कोशिका में अचल संपत्ति किसको माना गया है? अचल संपत्ति का देखिए चल होती है जो ट्रांसफर हो चुकी है, अचल का मतलब है जो ट्रांसफर ना हो, तो ये होता है आपका न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोशिका में कौन सी पाचन थैली, डाइजेस्टिव बैग अथवा मृत्यु की थैली, ठीक है, सुसाइड बैग भी इसको कहा जाता है, तो ये होता है आपका लाइसोसोम्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया कि सेल या फिर कोशिका का पावर प्लांट किसे कहा जाता है, तो ये है भाई आपका माइटोकॉन्ड्रिया। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाएगा पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि HIV में पाया जाने वाला न्यूक्लिक अम्ल होता है, तो ये रहेगा आपका 2DNA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो ये होगी आपकी नर्व सेल्स। ठीक है, नर्व सेल्स है वो सबसे लंबाई में बड़ी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है, तो जो DNA है वो कोशिकांग में रहेगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव शरीर की कोशिकाओं में पाया जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी रहेगी, तो भाई टोटल ये आपके देखिए पेयर में पूछे गए हैं, जोड़े पूछे गए हैं, तो गुणसूत्र की आपके क्रोमोसोम्स पेयर में रहेंगे 23, और अगर आप इसको सिंगल इंडिविजुअल काउंट करते हैं तो ये आपके 46 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि DNA संरचना का सही मॉडल किसने बनाया था, तो सबसे सही मॉडल है DNA संरचना का हेलिक्स के टाइप में आपने देखा होगा, जो आपकी बिल्कुल क्रॉस होकर चलती है। ठीक है, ऐसे कुछ इस तरह का आपका शेप है वो बनता है। ठीक है, कुछ इस तरह की शेप ये रहेगी, तो ये जो शेप बनाई है ये बनाई थी वॉटसन और क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि DNA परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो ये किया गया था डॉक्टर एलेक जेफरीज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सूत्र कणिका मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया किसका केंद्र होता है, तो जो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है वो रहेगा आपका CRT सेल्स रेस्पिरेशन का यहाँ पर रहेगा। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल कह सकते हैं यहाँ पर इसको। ठीक है, तो ये सेल्स के रेस्पिरेशन का भी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि अनुवांशिक सूचनाओं को एक संतति से दूसरी संतति में भेजने के लिए उत्तरदायी कौन होता है। यहाँ पर संतति का मतलब है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर भेजने का जो काम है वो कौन करता है, तो ये है मेनली DNA। ठीक है, DNA पे ही डिपेंड करता है कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन में आपके जो गुण हैं वो प्रवेश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आगे क्वेश्चन में पूछा गया कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, तो प्लाज्मा झिल्ली है वो किसकी बनी होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आपकी प्रोटीन और लिपिड से बनी हुई रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहती है, तो देखिए जो प्रोटीन सिंथेसिस है या फिर आप इसको प्रोटीन का संश्लेषण कहिए, प्रोटीन का जो टूटना है उसके अंदर जो मेन काम रहता है वो राइबोसोम्स और आपकी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसको आप अंतःद्रव्य जालिका भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का काम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया कि हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है, तो ये होता है आपका क्रेब्स साइकिल। जहाँ क्रेब्स साइकिल के अंदर आपकी अधिकतम जो ATP है, जो मोस्ट ऑफ जो आपकी ATPs है वो बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज का मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन रहना चाहिए कि मानव शरीर की कोशिकाओं में पाया जाने वाला मुख्य पदार्थ क्या है, तो कोशिकाओं के अंदर मेनली है वो प्रोटीन आपका पाया जाता है। तो ये थे आज के आपके लिए 100 क्वेश्चंस। कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइव सीरीज़ देखने के लिए, लाइव क्लासेस को अटेंड करने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल को विजिट कर सकते हैं, और फेसबुक पर भी और टेलीग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट टुमारो अगेन विद द न्यू सीरीज विद द न्यू क्वेश्चंस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।